बिहार की सियासत में इन दिनों जिस चेहरे की खूब चर्चा हो रही है उनका नाम है मनीष वर्मा, जो आईआईटी से इंजीनियर बने, इसके बाद आईएएस बने और अब राजनीति में आ गए हैं और सियासत में शामिल होने के 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने इन्हें महासचिव बनाया है जेडीयू का। मनीष जी, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और पहला सवाल जो जो आपको लेकर चर्चा हो रही है कि आप उसी नालंदा से हैं जहां से नीतीश जी आते हैं, उन्हीं की तरह आप इंजीनियर भी हैं और अब उन्हीं की तरह सियासत में भी हैं और उन्हीं की जाति से भी हैं, जो सबसे अहम फैक्टर होता है सियासत में। आपको नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर लोग देख रहे हैं, आपको क्या कहना है? देखिए, उत्तराधिकारी की बात है। मैं भी पिछले 2-3 दिनों से ये सुन रहा हूँ, काफ़ी चैनलों में दिखाया भी जा रहा है उत्तराधिकारी की बात। सिमिलरिटी यही सब है कि नीतीश जी नालंदा से, मैं भी नालंदा से। बात सही है, जातिगत भी ये हमारे हाथ में नहीं है, जन्म लेना कहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों तो परिस्थितिवश हो गया। रही बात इंजीनियरिंग की, तो हाँ, सर ने भी इंजीनियरिंग की है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की है और मैं आईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियर हूँ। ये भी बात सही है कि इंजीनियरिंग की है, दोनों ने किया है। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन उनका जो करियर देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, किन परिस्थितियों में उन्होंने 1974 का आंदोलन जो उसमें भाग लिया, बिहार में छात्र आंदोलन था वहाँ पे लीड किया, किस किस तरह से उनकी यात्रा रही और कितने मुश्किलों भरे सफ़र से उन्होंने पूरा रास्ता तय किया। वो अलग जीवन है, अलग है, और हम लोग उनके जीवन का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। मैं तो पहले भी कई चैनलों में बोल चुका हूँ कि मैं उनका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं दूर से जब उड़ीसा में भी था और उनको देखता था वहाँ पे चैनलों में, जब उड़ीसा में 2011 तक रहा हूँ, तो दूर से भी देख करके मुझे लगता था कि ये एक नेता है, ऐसे नेता हैं जो समाज को, पूरे सब वर्गों को साथ लेके चलते हैं और बिहार के विकास के लिए कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती थी उनको देख करके। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे पुनः जो है बिहार जाने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से वहाँ पर डीएम और पटना पूर्णिया का डीएम रहने का मौका मिला। बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो उन्होंने जनता को भरोसा दिया था, उस काम के लिए उन्होंने मुझे चुना। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। मैं 3 कंपनियों का हाँ एमडी रहा, ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। ये काम करने में मुझे कितनी खुशी हुई और उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ये अद्भुत था। और 2016 से लेकर के 21 तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिव रहा। उस स्तर पे कई विभागों का हमने वहाँ से मॉनिटरिंग करके उसकी नीतियाँ बनाने में, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने में हमने अपना योगदान दिया। सियासत में जो आए हैं, राजनीति में आए, आप खुद आए या नीतीश जी ने आपको कहा कि अब आगे आपको राजनीति में काम करना है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब तक व्यक्ति की खुद है, मेरी जर्नी मेरी है। किसी भी व्यक्ति की जर्नी खुद का अपना पर्सनल होता है, व्यक्तिगत जर्नी होता है। और हर का देखिएगा कि कोई ऐसा एक ही पैटर्न का नहीं होता है। हमारे का साथ केस अलग था। हम उड़ीसा के थे, उड़ीसा में काम कर रहे थे, 3 जिलों में डीएम थे, वहाँ पर सब काम किया। वहाँ पर 2008 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और 1 साल तक करीब करीब हम विभिन्न हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। पिताजी फाइनली बच गए, लेकिन पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई और वो उड़ीसा में रहना नहीं चाहते थे। नेचुरल है कि वो डॉक्टर थे, बिहार शरीफ में एक डॉक्टर थे और डॉक्टर का मरीजों के साथ लगाव रहता है, तो हमेशा उनको देखना रहता है कि भाई कि मेरा पेशेंट इलाज करते रहना पड़ता। उनसे उनको भी मन लगता था। लेकिन 2008 से जब मैं 9 में करीब करीब वो ठीक हो गए थे और मैं उड़ीसा में काम कर रहा था, तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई कि तुम क्या उड़ीसा में ही रहोगे, यहाँ नहीं आओगे, मर जाएंगे तब आओगे। ऐसी बात जब उन्होंने चुभने वाली बात बोली, तब मैंने कहा कोशिश करके, क्योंकि डेपुटेशन में 9 साल के बाद आपको अलाउ होता है कि आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं इंटरस्टेट पे। 9 साल पूरा हो गया था, तब हमने कोशिश करना शुरू किया। कई बार रिजेक्ट हुआ, मेरा डेपुटेशन का एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट हुआ। मनीष जी, पिताजी के कहने पे आप बिहार आए राजनीति में, क्या नीतीश जी के कहने पे आए हैं? नहीं, मैं नीतीश जी को मैंने बोला आपसे कि पहले से प्रशंसक रहा हूँ। बिहार में जब मुझे काम करने का मौका मिला, मैं पूर्णिया में डीएम था, वहाँ पे पहला डीएम के रूप में, पटना में फिर बना और फिर बिजली कंपनी में जब काम किया
और बिहार में जो बिजली की स्थिति में सुधार लाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उन कामों को किया, बिहार के कोने कोने में गया देखा, तो एक काम करने में अद्भुत सुख है। जिस जगह पे आपने जन्म लिया है और वहाँ की स्थिति यदि बदतर है, यदि उससे आप उसको सुधारते हैं, अच्छा करते हैं, तो अपने आप में एक सुखद अनुभव है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से जब ये सारा काम चल रहा था, बिहार जब मैं उनका सचिव के रूप में भी था, तो जितनी भी पॉलिसी मैटर है वो सब है, सब में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता था। तो अपने को बहुत एक प्रसन्नता का अनुभव होता था कि देखिए जिस जगह से हैं उसमें यदि कुछ हम योगदान दे पा रहे हैं तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी। और ये जब चलता रहा और 2021 में मेरा डेपुटेशन ख़त्म हो गया फाइनली, तब मुझे जाना हो रहा था, तब मुझे लगा कि ये सब सारा काम चल रहा है, बिहार के साथ मैं जुड़ा हुआ था, एकाएक हमको वापस जाना पड़ेगा। तब मैंने फैसला लिया कि नहीं छोड़िए, नौकरी तो होता ही रहेगा, इतने साल 21 साल तक मैंने नौकरी कर ली है, नौकरी से ही सारा जीवन नहीं चलता है। और जीवन की जो तो एक कहिए डेस्टिनी है, एक है कि भाई कि वहाँ से एक मन में विचार आया कि छोड़ दिए, तो हमने कहा कि नहीं, जा करके त्यागपत्र। तो आगे क्या, राजनीति में आने के, पार्टी ज्वाइन करने के 48 घंटे में आप जनरल सेक्रेटरी बन गए, तो अब आगे क्या, राज्यसभा आ रहे हैं आप या विधानसभा चुनाव जब होंगे आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पार्टी में कोई भी व्यक्ति आता है तो पार्टी के काम करने के लिए आता है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी देगी हमको, जहाँ डिस्कशन हो रहा है, आगे विधानसभा का चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इस सब जगह चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ पर पार्टी को मजबूत करना राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के स्तर पे, यही मेरा काम है। जब सचिव जो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया है पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे, तो बिहार के अंदर और बिहार के बाहर कैसे पार्टी मजबूत है, इसके लिए काम करना है। मनीष जी, चूंकि आपने खुद कहा कि आप सिविल इंजीनियर हैं और बिहार में सियासत में तो आपके नाम की चर्चा खूब हो रही है कि भाई मनीष जी आए हैं, क्या करेंगे पॉलिटिक्स में। एक और जो चर्चा हो रही है बिहार में, और सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हो रही है कि बिहार में लगातार एक के बाद एक पुल गिरते जा रहे हैं। क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है? सीधे सीधे माना जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार के पुल थे जो गिर रहे हैं। आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार वजह है जिसकी वजह से बिहार में बीते दिनों में कई पुल एक के बाद एक गिरे? देखिए, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, पुलें गिर रही हैं। आप उसके तह में जाना पड़ेगा कि कौन से पुल गिरे हैं और कैसे गिरे हैं। तो एक जब पुल का आप सब देखिएगा तो एक पर्टिकुलर आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि एक पर्टिकुलर नदी है, गंडकी नदी, और छाड़ का एरिया है, उस पे पूरे के पूरे 6 पुल जो गिरे हैं उसी पे गिरे हैं। एक जो जल संसाधन के जितने भी पुल हैं वो उसी पे गिरे हैं। और इसका क्या हो रहा था, ये नदी जोड़ परियोजना इसमें चल रही थी। नदी जोड़ परियोजना का मतलब है वहाँ नदियों को जब जोड़ा जा रहा है एक नदी से दूसरे नदी तक, ताकि यहाँ का पानी वहाँ जा सके, तो उसको गहरा किया जा रहा है, उसको और चैनल डीपेन किया जा रहा था, वाइडन किया जा रहा है, कहीं ताकि पानी का प्रभाव। आप जानते हैं पुल खंबे पे खड़ा है, उसका पिलर है, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ी कुछ लोगों से ये हुई कि जो प्रोटेक्शन मेजर लिया जाना चाहिए, जिसको काम पे लगाया, वो प्रोटेक्शन मेजर नहीं उन्होंने लिया। तो इसके कारण जो इंजीनियर उसमें थे उनको चाहिए था कि पूरा उसका प्रोटेक्शन ले लें पुल का, पुल के आसपास जो खुदाई हो रही थी उसको बढ़िया से करते, लेकिन उन्होंने इसका लापरवाही है, भ्रष्टाचार नहीं है, ये लापरवाही थी। पूरा का पूरा जो है 170 किलोमीटर लंबा ये खुदाई हुई है, उसी के दौरान जो ये ब्रिज वगैरह था, सब ऐसा क्यों हुआ कि एक ही नदी पे 6 पुल क्यों गिरे? वही तो सवाल है, वही क्यों गिरा? और ये जो है पिछले कई वर्षों से क्यों नहीं गिरा, इस बार ही क्यों गिरा ये छोप? ऐसा नहीं कि बारिश इस बार ही हुई, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बारिश होती थी और फ्लड नहीं आता था, लेकिन जो जब एनालिसिस सब कुछ आया तो साफ बात स्पष्ट हो गई कि एक ही नदी पे 6 पुल गिरे हैं, और वो गिरे हैं कई वर्षों से नहीं गिरे हैं, पानी आता रहा, इस बार गिरा है, तो कोई स्पेसिफिक कारण होगा। तो ये कारण नजर में सामने आ गया कि इसके पहले जैसे ही था कि इस दौरान उसकी खुदाई हुई, और खुदाई के दौरान यदि उसका प्रोटेक्शन ठीक से नहीं लिया गया तो ये है। और ये ऐसे पुलिया टाइप के पुल हैं जो बहुत दिनों से बने हुए हैं, तो इसका कारण एक है, नंबर 1। बाकी जो पुल हैं, बाकी जो पुल हैं वो 2-3 पुल और हैं, और तीनों पुल जो है निर्माणाधीन थे। जो इस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सब बना हुआ है, ये है, ऐसी कोई बात नहीं। इसके लिए विभाग ने और सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी सामने आ गई है, उसमें कारण सब स्पष्ट कर दिया गया है। और जो जैसे निर्माणाधीन है,
किसी में शटरिंग लगा हुआ है, एक ब्रिज में शटरिंग गिर गया, उसको दिखा दिया पुल गिर गया। एक में जो है कि आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, ये काम बंद कर देना चाहिए था उस वक्त, तो लापरवाही हुई। तो जो निर्माणाधीन है उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर बिहार सरकार सारा पे एक्शन ले रही है, ठीक है। ये दो तरह के, यदि पूरे मामले को देखें तो ये दो तरह के। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए ना भाई कि आपके ज़माने में क्या पुल और पुलिया बना, बिहार को किस हालत में आपने रखा, कौन सा पुल पुलिया आपके राज्य में बना था जो गिरेगा? अरे ये सब भी है, पुराने पुल है, ऐसा नहीं कि तीन जो निर्माणाधीन पुल है वो तो बना भी नहीं है अभी, वो पुराना कहाँ हुआ? जब निर्माणाधीन है तो उसका पहले से आप प्रोटेक्शन ले लेते हैं, प्रोटेक्शन नहीं लिया तब ना वो गिरा है, शटरिंग गिर गई। वो पहले से आपको चाहिए था कि उसे सब हटा लें, पहले से हटा लें, तो नहीं किया, जो तो उसके कारण गिरा। शटरिंग गिरना, यदि पुल पूरा बह जाता, बना हुआ पुल रहता, तब बात होती। तो ये लापरवाही तो इंजीनियर से हुई है, उस पर जो विभाग कार्रवाई करेगा। सर, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की पुरानी मांग रही है जेडीयू की, नीतीश जी की, और अब जब आप लोग आ गए हैं एनडीए में, सरकार बीजेपी की जेडीयू के भरोसे टिकी हुई है, ये बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है ये पूरी होगी और कब होगी? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का मांग बिहार का बहुत पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए पूरा मुहिम चलाया था, पूरा यहाँ पर बड़ा सा आंदोलन खड़ा हुआ था, पूरे बिहार के लोग आकर के यहाँ पर रामलीला मैदान में उन्होंने धरना प्रदर्शन और बड़ा एक रैली किया था। तो सारा काम हुआ था। और विभिन्न सरकारें जब से केंद्र में आई हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, ये हमारा डिमांड रहा है हमेशा से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है और पिछड़ा प्रदेश को आप चाहते हैं कि राज्य के राष्ट्रीय औसत के आसपास आए, सबके साथ मिल करके चले, तो इसके लिए आवश्यक है आपको स्पेशल हेल्प देना पड़ेगा। लगता है जो आपकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी, वो सीरियस है इस इशू पर? क्योंकि कोई ठोस जवाब तो बीजेपी की तरफ से नजर नहीं आता। आप लोग मांग करते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ, वहाँ पर भी ये एजेंडा अप्रूव हुआ, मुहर लगी उस पर, और ये हमारी मांग है। और जो भी हो, जैसा भी हो, बिहार को तो सहायता करना पड़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा, क्या जेडीयू शिफ्ट कर सकती है गठबंधन वापस? आप इस डिमांड के साथ इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? नहीं, देखिए, गठबंधन सिर्फ इसी डिमांड पे नहीं हुआ, एक मुद्दे पे गठबंधन नहीं हुआ। गठबंधन तो कई सारे मुद्दे हैं, हम लोग की समानताएं हैं, तब जाकर के राज्य में चुनाव साथ लड़े हैं। तो ये एजेंडे पे ही नहीं हुआ कि भाई कि ये विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा थोड़ी हुआ। और जो कह रहे हैं, जो बात उठा रहे हैं दूसरा, उन्होंने क्या किया? जब उनकी सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, वो खुद मंत्री थे वहाँ पर, उस समय उन्होंने क्यों नहीं करवाया? मैं उनसे पूछता हूँ। आज उनको बहुत दर्द हो रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, और इस बात की वो चर्चा कर रहे हैं, क्या उन्होंने करवाया है? क्या बिहार को रखा था? कैसे बिहार का उन्होंने नाश किया है? और वो इस स्थिति में बिहार को छोड़ा था, आज उसके रहनुमा बन रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, जब 15 साल आपकी सरकार थी, बिहार को जंगल राज बना के रखा था, जगह जगह अंधेरे का राज था, न बिजली थी, न सड़कें थी, न कुछ था। और आज जब सब जगह सब चीजें हो गई, तो बाद में आप अपना एक अपना मुद्दा उछाल करके आप अगर सामने से प्रॉमिस हो, क्योंकि सर मनीष जी, राहुल गांधी, खरगे हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, जिस दिन चाहे इंडिया गठबंधन सरकार गिरा सकती है, ये ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं सरकार, और सबको जो लगता है वो यही लगता है कि उसमें भूमिका नीतीश कुमार की रहने वाली है। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ आप लोग आ सकते हैं और इसका ये केंद्र जो है वो विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा हो सकता है? अगर वादा किया जाए, क्या इस पर विचार किया जा सकता है? देखिए, जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग ने उस समय भी बहुत जोर दे के कहा, हमारी पार्टी ने उनसे कहा था कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। उन समय उसने पूरा सब कुछ कर करके, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई थी, तब वो देने से मुकर गए। जबकि रघुराम राजन की कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार काफ़ी पिछड़ा है, इनको देना चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जब आ गए, जब वो पावर में नहीं है, दूर से हैं, तो ये सब मुद्दा उछालते रहते हैं। उनका तो जस्ट स्वार्थ है कि भाई मुद्दे उछाल दो, करना तो कुछ है नहीं। गठबंधन के दरवाजे का विकल्प बंद है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, विकल्प जब हम इस गठबंधन में, तो उसकी चर्चा क्या करें? सर, जो अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, क्या नीतीश जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव होगा? मुझे तो स्पष्ट लगता है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि इस समय भी आप देखिए कि जिस समय जो हम लोग ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, स्थितियाँ रिजल्ट से काफ़ी स्पष्ट है
कि नीतीश जी का बहुत बड़ा फॉलोइंग पूरे बिहार में है, इतने ज़बरदस्त नेता हैं वो। तो ये वही कंटिन्यू करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? हमारी तरफ से ये बात तो स्पष्ट है। नीतीश जी खुद कई बार विरासत सौंपने की बात कह चुके हैं। जब तेजस्वी के साथ थे तो कई बार वो कह चुके हैं कि आगे अब तेजस्वी देखेंगे, इस तरीके की बातें वो कह चुके हैं। तो क्या उनके स्टैंड में अब बदलाव आ गया है, अब वो खुद कंटिन्यू करना चाहते हैं? देखिए, स्टैंड में बदलाव की बात नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था, सरकार तो वही चला रहे थे, तेजस्वी जी को कहा था उस वक्त, लेकिन तेजस्वी जी को जब देखा उन्होंने तो पूरा फिसड्डी साबित हो गया। तब क्या हुआ भाई, 17 साल जब 17 महीने जो उन्होंने रखा, 5 विभाग खुद ही लेकर के बैठे रहे, क्या उन्होंने विभाग में काम कराया था? ये पुलों की बात करते हैं, पुल गिरने की बात करते हैं, उस समय उन्होंने कौन सी नीति बनाई? अरे पुल की नीति तो रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग बनवा रहे थे कि ब्रिज का मेंटेनेंस पॉलिसी हो, और फिर ग्रामीण कार्य का उनके पास था, उन्होंने क्यों नहीं बनवाया 17 महीने में जब मेंटेनेंस पॉलिसी बनानी थी? चुनाव को लेकर सर एक सवाल ये भी है कि बिहार में अब जेडीयू की भूमिका पहले बड़े भाई की थी, अब बिहार में बीजेपी बड़े भाई जैसी दिख रही है। तो ये जो रिश्ता है, ये इसमें बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई कौन होगा इस गठबंधन में? देखिए, बड़ा भाई और छोटा भाई कोई नहीं होता है, सब मिल करके चुनाव लड़ते हैं। एनडीए जो गठबंधन है, 5 दलों का गठबंधन है, सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी सब मिल करके चुनाव लड़। पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब लोग एनडीए में बने रहेंगे? ऑफ कोर्स, हमें तो पूरा यकीन है कि सब लोग बंद करके यही। चिराग की वजह से ही जेडीयू का बुरा हाल हुआ था विधानसभा चुनाव में। देखिए, पुरानी बातें होती है, उस समय की परिस्थितियां होती है, उसको अब छोड़ दीजिए। अब नई परिस्थितियां बनी है, उस अनुसार काम हो रहा है। ठीक है। तो मनीष वर्मा खुल करके सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है, और बातों में जो पुराना अफसर वाला अनुभव है वो तो झलकता ही है, और साथ में एक सियासी अंदाज भी साफ नजर आता है। नजरें मनीष वर्मा पर टिकी हुई हैं कि आगे इन्हें किस तरह की जिम्मेदारी नीतीश कुमार देते हैं। पार्टी में लाकर जनरल सेक्रेटरी बनाया है, आगे किस तरह की जिम्मेदारी मनीष वर्मा निभाएंगे, इस पर नजरें हैं। क्योंकि चर्चा यह है कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी आखिरकार चुन लिया है। क्या मनीष वर्मा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे? बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं बोल देता हूँ। देखिए, बिहार में या देश में पूरा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता चुनती है, सरकार चुनती है, जनता डिसाइड करती है कौन उसका शासक होगा। ये कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है। पहली बात, राजतंत्र पहले होता था। राजतंत्र में होता था कि बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बनता था। उत्तराधिकार की बात तभी से आती है। राजनीति में उत्तराधिकार की बात नहीं होती है। ये जनता का फैसला, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके विषय में इस तरह का चर्चा करना टोटल बेमानी बात है। कोई इसका मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो जनता तय करेगी। देखते हैं जनता क्या तय करती है, नीतीश कुमार क्या तय करते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.